ये ओपियम के ऊपर, ओपियम जो है उसके फ्लावर हैं और अक्टूबर के महीने में जो पपीज फ्लावर्स होते हैं उनका खिलना सूरज के साथ जुड़ा होता है। Even the sun clouds this morning cannot manage her skirts, nor the woman in the ambulance whose red heart blooms through her coat so astoundingly. सूरज भी किसी फूल को ऐसे ब्लूम नहीं कर सकता जैसे हत्ता की एक औरत जो कि एम्बुलेंस में जा रही है उसका हार्ट भी इस अंदाज से ब्लूम नहीं होता। A gift, a love gift utterly unmasked for by a sky, palely and flamely igniting its carbon monoxide by ice, dulled to a halt under collars। ये प्योरली एक मॉडर्न पोइम है जिसके अंदर उसने एक बड़े ब्यूटीफुल अंदाज में उसने इस पोइम को स्केच किया है, अपनी फीलिंग का इजहार किया है। इट्स आल्सो सब्जेक्टिव पोइम। This is a poem, small and simple poem that tells us about the surprisingly early appearance of number of poppy flowers। एक तो हमें पॉपी फ्लावर का एक इमेज दे रही है ये पोइम। The flowers are extremely and brightly red and the poetess is really shockingly surprised at their strange presence at a place। एक जो उनका रेड कलर है ये पोइट के फीलिंग की और इसकी सोच की अक्कासी कर रही है। दिस रेड कलर इज क्लोज टू ब्लड शेड। उसके माइंड के अंदर कोई रोमांस नहीं बल्कि ब्लड है। रेड गोज टू ब्लड रादर देन रोज फ्लावर। हालांकि फ्लावर की बात भी करती है बट हर माइंड वॉज एसोसिएटेड विद ब्लड विद कलर इमेजेस। कलर इमेज के साथ उसका माइंड ब्लड के साथ जुड़ जाता है और फिर उसके माइंड के अंदर वो ना एक बड़ी तसब्ज़ब का शिकार है। हर माइंड इज सफर्ड अंडर some confusions and conflicts. She is not clear about her mind whether it's happy or she is so sad. She keeps on wavering between dramatic feelings. उसके फीलिंग बड़े ड्रामेटिक हो जाते हैं, यानी कि उसको खुद अंदाज़ा नहीं है कि वो खुश है या कि वो अंडर डिजेक्शन है, डिसअपॉइंटमेंट के अंडर है। शी इज़ अंडर द क्लाउड्स ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, इधर शी इज़ हैप्पी इनफ। वो उसका माइंड और दिल अजीबोगरीब एक तज़ब्ज़ब का शिकार है, कॉन्फ्लिक्ट का शिकार है। उसको खुद अपनी फीलिंग की समझ नहीं आती। अब यहाँ पे इसकी तशरीह करते हुए हम एक तो इसका अंदाज सेकंड लाइन का, नॉट द वुमेन इन द एम्बुलेंस, दिस इज़ अ वुमेन, शी इज़ गोइंग टू हॉस्पिटल फॉर एनी डिलीवरी प्रोसेस एंड शी आल्सो scattered in between her feelings। Sometimes she is happy and excited about the newcomer baby, and she is also worried and afraid about the pain process in which she will pass through। So ऐसा feeling when a mother is going to hospital for that specific purpose, she was also torn into her feeling as a woman, a motherly woman, she turns into her feelings। उसको भी अंदाज़ा नहीं होता, उसका भी माइंड ऐसे जो है ना वो डावाडोली होता है, वेदर हैप्पी और सैड और fearful or joyous, whether she is excited or afraid, she is not aware about that thoroughly। उसके माइंड में कभी कभी शौक आता है, कभी कभी उसके माइंड में खुशी आती है। एक तो ये है। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है whose red heart blooms through her coat so astoundingly। उसका रेड हार्ट ब्लूम करता है। दिस इज आर एक्साइटेड सिचुएशन हर को थ्रू हर कोट सो अस्टॉनिंगली। अ गिफ्ट, अ लव गिफ्ट अटरली अनमास्क्ड फॉर बाय अ स्काई। ये जो 3 लाइन्स हैं इसमें ये है अ लव गिफ्ट इज गोइंग टू कम ओवर दिस अर्थ, दिस इज अ टोकन ऑफ लव, दैट इज आवर बेबी विच इज द प्रोडक्शन ऑफ लव who is coming over this earth, and today that baby will be unmasked over this earth under the sky। आसमान भी आज उसको देखेगा। The sky will see that baby, newcomer baby, newborn baby। The sky will today the sky will
विजुअलाइज दैट बेबी। और वो भी आसमान को आज देखेगा, आसमान आज उसको देखेगा, और वो है क्या? अ गिफ्ट। कौन सा गिफ्ट? अ लव गिफ्ट। लाइन नंबर 4 है, अ गिफ्ट, अ लव गिफ्ट, अटरली अनमास्क। मुकम्मल तौर पे वो आज अनमास्क होगा। अ न्यू बॉर्न बेबी इज टोटली अटरली नेकेड वन, देयर इज नो क्लॉथिंग अराउंड हिज बॉडी, अटरली अनमास्क। ये लाइन नंबर 5 है, बाय अ स्काई, मीन टू से अंडर द स्काई, दैट बेबी इज नॉट टुडे विजिबल, utterly unmasked, utterly naked enough, palely and flamely igniting its carbon monoxide। साइंटिफिक इमेज और रेफरेंस उसने वर्डिंग साइंटिफिक इस्तेमाल की है। कार्बन मोनोऑक्साइड का वर्ड जो है उसने साइंटिफिक इस्तेमाल किया। इग्नाइटिंग इट्स कार्बन मोनोऑक्साइड बाय आइज। ये कार्बन मोनोऑक्साइड को जब आग लगती है तो वो एकदम से इग्नाइटिंग होती है, मतलब ऐसा स्पार्क होता है कि आंखें चुंदे आ जाती हैं। इतनी तेज़ किस्म की स्पार्किंग होती है कि आपकी आंखें जो हैं वो ब्लाइंड हो जाती हैं। अब मैं दोबारा लाइन पढ़ रहा हूँ, इग्नाइटिंग इट्स कार्बन मोनोऑक्साइड बाय आइज। कैसे आपकी आंखें कैसे हो जाती हैं? अगली लाइन है, डल्ड टू अ हाल्ट अंडर बॉलर्स। आपकी आंखें एकदम से टोटली, योर आइज आर ब्लाइंडेड इनफ बिकॉज ऑफ द स्पार्किंग बिकॉज ऑफ द इग्नाइटिंग ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर लास्ट स्टेंजा में कहती है, ओ माय गॉड व्हाट एम आई, ओ मेरे खुदा मैं कौन हूँ। दिस इज आल्सो द स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द पोएटेस। शी इज आल्सो पासिंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्कैटर्ड फीलिंग। कहती हो मेरे खुदा मैं कौन हूँ। जब एक इंसान अपने बारे में भूल जाता है, अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में, अपनी शनाख्त के बारे में, अपनी कन्फर्मेशन के बारे में, व्हाट इज दिस? This is purely a modern spirit and this is purely a modern approach। आप वेटिंग फॉर गॉडो पार्ट 2 में पढ़ेंगे किस तरह वो भूल जाते हैं। How they suffer in forgetfulness time and again, they forget about their yesterday coming over there। जहाँ पे खड़े थे एस्ट्रागॉन व्लादिमीर, वो भूल जाते हैं कि कल वो यहाँ पे आए थे। अब यहाँ पे भी ये मुकम्मल तौर पे जितने भी मॉडर्न हैं वो भुलक्कड़ हैं। ओ माई गॉड व्हाट एम आई। अब ये जो आए का वर्ड है ये सब्जेक्टिविटी का जामन है। दिस इज द जस्टिफिकेशन फॉर द पोएटेस दैट शी इज प्योरली अ सब्जेक्टिव पोएटेस। अगर आपने सिल्विया प्लेथ को सब्जेक्टिव साबित करना है तो आपके पास ये एक नुकता है, दिस इज अ पॉइंट विच जस्टिफाइज दैट सिल्विया प्लेथ इज अ सब्जेक्टिव पोएटेस। क्योंकि राइटर तभी आई इस्तेमाल करता है जब वो अपनी ज़िंदगी के बारे में या अपना कोई एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ डील करता है। कहती है व्हाट एम आई, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ, हु एम आई, मैं कौन हूँ, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। दैट दीज लेट माउथ्स शुड क्राई ओपन इन अ फॉरेस्ट ऑफ फ्रॉस्ट इन अ डॉन ऑफ कॉर्न फ्लावर्स। देखिए यहाँ पे एक एक वर्ड पे जाके आपको सिल्विया प्लेथ की समझ आएगी। शी इज़ टोटली अ मॉडर्न पोएटेस, modern American poetess। First day I told you, listen to me, the word frost, weather implication and weather symbolism you have read in 3rd year, आपने तो 4th year में पढ़ी है, whistling of the birds। उसमें जो frost है, this is the season of death and decay, this is the season of death and decay। frost, winter goes to, जब winter की शिद्दत होती है तो frost होता है, जब एकदम से बर्फ़ के क्रस्ट बन जाते हैं। तो कहती है इन अ फॉरेस्ट ऑफ फ्रॉस्ट, मैं तो उस जंगल में हूँ जो मौत का जंगल है। शी वॉज इन टू दी फॉरेस्ट, फॉरेस्ट क्या है, दिस इज लाइफ, हर लाइफ इज पासिंग थ्रू डेथ। शी वॉज फीलिंग डेथ, शी वॉज प्लानिंग अबाउट कमिटिंग सुसाइड, शी वॉज प्लानिंग अबाउट कमिटिंग सुसाइड, शी वॉज थिंकिंग अबाउट डेथ, शी वॉज थिंकिंग अबाउट रिजेक्शन एंड पेन एंड केयरिंग एंड इनसिक्योरिटी एंड फियर। शी कीप्स ऑन थिंकिंग अबाउट सच एलिमेंट्स इन हर लाइफ। हर लाइफ इज़ टोटली अंडर द क्लाउड्स। उसकी लाइफ जो है ना अंडर द क्लाउड्स है। एक इडियम है अंडर द क्लाउड्स। व्हेन यू पास थ्रू अंडर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट, जब आप कॉन्फ्लिक्ट में से होते हैं, मुसलसल आप कॉन्फ्लिक्ट और परेशानियों की सोच में होते हैं, जब मुसलसल आप पेसिमिज्म की अप्रोच के अंदर होते हैं, दिस इज़ अंडर द स्काई। She persistently and constantly passes through under the clouds
शी लिव्स अंडर द क्लाउड्स, कहती है दैट दी स्लेट माउथ शुड क्राई ओपन। द वर्ड क्राई, इस पे गौर करें, इसके वर्डिंग की सिलेक्शन पे जाएं। जब मैंने भी समझा था ना सिल्विया प्लेथ को, पहले तो सिल्विया प्लेथ की पोइट्री के अंदर आपको सीधा प्लॉट नज़र नहीं आता। रेंडमली वर्ड्स आर ओवर देयर, यू कैन जस्टिफाई बाय वर्ड्स। क्या जस्टिफाई करते हैं? हर अप्रोच, हर थिंकिंग, हर फीलिंग्स, हर इमोशंस, हर लाइफ, उसकी ज़िंदगी को आप समझ जाते हैं। कैसे? बाय स्कैटर्ड वर्ड्स, बाय स्कैटर्ड इमेजिज्म, द यूज़ ऑफ इमेजिज्म, द यूज़ ऑफ सिम्बलिज्म, द यूज़ ऑफ प्लॉटिंग, सब कुछ उसका स्कैटर्ड है। उसके फीलिंग, अप्रोच, सोच सब स्कैटर्ड है। तो वो अपने फीलिंग्स को ना उसको स्प्रिंकलिंग करती है उसकी। शी इज एक्चुअली शवरिंग हर फीलिंग्स बाय द वर्ड्स, शेडिंग इनटू द लाइंस। और लिखती भी ब्लैंक वर्स में है। ब्लैंक वर्स भी और फ्री वर्स का इस्तेमाल करती है, वो दोनों को मिक्स करके इस्तेमाल करती है। ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स का इस्तेमाल ये प्योरली मॉडर्न पैटर्न है, ये प्योरली एक मॉडर्न पोइट्रिक अंदाज है। माजी में पोइट्री का रिदम राइम को फॉलो करते थे और बड़ा मीटर को फॉलो करते थे, रिदम राइम को फॉलो करते थे माजी के अंदर। फिर उसके बाद शेक्सपियर ने और क्रिस्टोफर मार्लो जो कि टीचर है शेक्सपियर का, यूनिवर्सिटी लिट्स ने ब्लैंक वर्स का इस्तेमाल किया अपने ड्रामों के अंदर। और मॉडर्न ने तो फ्री वर्स और ब्लैंक वर्स का मिला जुला इस्तेमाल किया। अब ये लाइंस पे गौर करें, किस तरह इन लाइंस की आप देखें क्या इनकी तरतीब है। सो लेंथी लाइन, देन शॉर्ट लाइन, देन लेंथी लाइन, देन शॉर्ट, शॉर्ट इनफ एंड शॉर्टेस्ट वन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द लाइंस। सो रैंडमली she was composing the poetic lines, and this is the use of blank verse and free verse over the poetry and its modern use of the poet. ये अमेरिकन मॉडर्न पोइटेस है। जॉन एशबरी भी एक मॉडर्न पोइटेस है। आप उसके भी लाइंस को देखें, स्कैटर्ड रैंडमली, वो भी अपनी ज़िंदगी के सब्जेक्टिविटी को एक्सपोज कर रहा है। शी इज आल्सो एक्सपोजिंग द सब्जेक्टिविटी बाय हर पोइट्री, वो भी सब्जेक्टिविटी को एक्सपोज करता है। दोनों के एक्सपोजर जो है वो सब्जेक्टिविटी है। ये भी मॉडर्न टर्म्स हैं, इम्प्रेशनिज्म और एक्सप्रेशनिज्म। और ये ओवरऑल जितने भी मॉडर्न पोइट्स हैं, आप उनकी पोइट्री के जो कुछ कंबाइंड थीम देखेंगे, उसमें डेथ डिके है, उसमें इनसिक्योरिटी और फियर है, उसमें पेसिमिज्म है, ये सारी चीज़ें, उसमें पैनिक है, कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें डिस्प्यूट्स हैं, उसमें स्टेट ऑफ माइंड है, उसमें साइकोलॉजिकल एक्सपोजर है। और ये सारा जो साइकोलॉजिकल एक्सपोजर है ये रैंडम है। Our modern life is not flat enough, that is not so straight, the pathway of our life is not so straight, the life, the pathway, the passage, that is so random. Yesterday I was telling you that our life is full with ups and downs and many turns. ज़िंदगी का कोई भी ज़िंदगी की गली सीधी नहीं है। अगर आप यहाँ से निकलेंगे, there are a lot of turns, you will have to pass over that, will have to travel over a lot of turns. यहाँ से निकले वहाँ तक जाते हुए only some yards you are traveling and there are plenty of turns you face. So मैंने पेंसिल की एग्जांपल भी दी थी और ट्रेन का चलना भी आपने पढ़ा था। और फिर फर्स्ट ईयर की नाइट मेल पोइम का भी रेफरेंस दिया था। ये हमारी लाइफ है, इसके अंदर इस कदर। फिर मैंने राइटिंग की एग्जांपल वो भी दी थी। Flyers are like dots and punctuation marks into your journal writing and journal letters and writing. This is actually the ratio of suffering into your life. आपकी ज़िंदगी में दुखों का रेशो है आपकी जर्नल राइटिंग। कहीं कहीं पे नुक्ता नुक्ता आ जाता है। This is actually these are the flyers and sorrows are like your journal writing. एक स्पेलिंग आप अप एंड डाउन के बगैर नहीं लिख सकते। Life is not a bed of roses, it's a bed of thorns utterly. So that's all about this poem. ये सारा इस पोइम के बारे में है। इसको आप डीपली बार बार सुने और इस पोइम को पढ़ें और बाकी पोइम को भी इन्हीं चीज़ों को माइंड में रख के पढ़ें। सारी पोइम्स के अंदर आपको फ्री वर्स, ब्लैक वर्स का अमलगमेशन नज़र आएगा। सारी पोइम्स के अंदर डेथ एंड डिके नज़र आएगी। हर पोइम्स के अंदर इनसिक्योरिटी और फियर नज़र आएगा। हर पोइम के अंदर पेसिमिज्म नज़र आएगी।
हर पोइम आपको किसी ना किसी तरीके से उसकी इमेजरी आपको ब्लॉन्ड का मैसेज कन्वे करेगी, सुसाइड का मैसेज कन्वे करेगी. सो द वर्डिंग, द सिलेक्शन ऑफ द वर्डिंग and the thematical points, the imagery, the imagism, the symbolism, the use of metaphors will justify about the collective themes of Sylvia Plath overall. So इसको ज़हन में रख के मैंने एक सैम्पल पोइम आपको पढ़ा दी है. इसी तरह बाकी पोइम्स को पढ़ें एंड इफ़ यू फील प्रॉब्लम यू मे आस्क मी, फिर मैं उनके ऊपर डिस्कशन कर दूंगा. लेकिन पढ़े तो सही आप उसको एक अंदाज से, जिस अंदाज से मैंने इस पोइम को आपको पढ़ाया. दैट्स ऑल.